जब हम धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी से बचकर अपने अपने घरों में चैन से सोते हैं, हमारे किसान खेतों में लगातार काम कर रहे होते हैं। आज हम ऐसे ही दो किसानों की सूझबूझ से आपका परिचय करवाते हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से खेतीबाड़ी में नए कीर्तिमान बनाए और दूसरों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बने। ये हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गांव लोहारा के विश्वासराव आनंदराव पाटिल और गांव बोडवाड़ के सुभाष गोविंद पालवे, जिन्होंने अपनी चतुराई, हिम्मत और लगन से अपनी फसलों की पैदावार में शानदार बढ़ोतरी की। विश्वासराव आनंदराव पाटिल भी अन्य किसानों की तरह दुविधा में थे कि किसानी को किस तरह लाभप्रद बनाया जाए, कम लागत में अधिक उपज कैसे हो। ये सोचते हुए उन्होंने कुछ नए प्रयोग करने का निश्चय किया। चूंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और पानी की कमी की वजह से फसल अक्सर खराब हो जाया करती थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि खेती के ऐसे तरीके खोजे जाएं जिनमें पानी की जरूरत कम से कम हो। सबसे पहले उन्होंने पानी की बचत करने की बात सोची। ये कैसे हो? इसके लिए उन्होंने मल्चिंग को अपनाया। उन्होंने ये किया कि फसलों का जो बचा खुचा हिस्सा खेत में ही गिरा रह जाता है, उसे वहीं ज्यों का त्यों छोड़ दिया। कुछ ही समय में यह सड़कर खाद बन गया और इसने जमीन के उपजाऊपन को बरकरार रखने का काम किया। उपजाऊ मिट्टी की यह परत ऊपर रही तो उससे नीचे की मिट्टी बारिश, धूप और हवा से भी बची रही। नतीजा यह हुआ कि खेत में नमी बनी रही और इस तरीके से वाष्पीकरण में भी कमी आई। इस तरीके के पीछे कुदरत का एक नियम है, जिसके अनुसार पेड़ पौधे मिट्टी में पनपते हैं, बढ़ते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। जो मिट्टी से लिया, मिट्टी को लौटा दिया। इससे मिट्टी का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा किसान की साफ सफाई में होने वाली मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। विश्वासराव पाटिल ने दूसरा काम यह किया कि कुओं के पुनर्भरण यानी रिचार्जिंग ऑफ वेल की तकनीक पर अमल किया। इसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि बारिश का पानी बहकर इधर उधर ना जाए। कुएं बनाए जाते हैं ताकि उनमें पानी जमा होता रहे। तालाब के किनारों पर बांस के पेड़ लगाए जाते हैं ताकि पानी रुका रहे और इस तरह जब सिंचाई की जरूरत हो तो उस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए। जो पानी बहने वाला था खेत में का, वो वहीं अड़ाने जिराने का काम किया। यानी आज की संकल्पना जो है रिचार्जिंग ऑफ द वेल, विहीर का पुनर्भरण, वो हमने इस तरीके से किया है। पानी की समस्या सुलझाने के बाद जैविक खाद का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। जो किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, उनसे भी उन्होंने जैविक खाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की बात कही। इसके साथ ही ये खाद किस तरह तैयार की जाती है, इसे स्वयं करके दिखाया। जैविक खाद के अंतर्गत मुख्य रूप से FYM यानी फार्म यार्ड मन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मन्योर और वर्मी कंपोस्ट आते हैं। फार्म यार्ड मन्योर तैयार करने के लिए उन्होंने बताया कि गोबर को कम से कम 1 मीटर के गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है और उस पर मिट्टी की परत चढ़ाकर बंद कर दिया जाता है। 4-5 महीनों में गोबर एकदम सड़ जाता है और खाद बन जाता है। इसी तरह कंपोस्ट खाद तैयार करने की आसान विधि समझाई। खलिहानों के कचरे जैसे खरपतवार, गेहूं धान के भूसे, डंठलों, गन्ने के अवशेष, सड़ी हुई सब्जियां, रसोई का कूड़ा आदि एक गड्ढे में जमा करने के बाद उसे गोबर की परत लगाकर बंद कर दिया। ये खाद 3 महीने में तैयार हो जाती है। कभी भी हम एक खेत में एक फसल नहीं लेते, चौरस पीक पद्धति हम लेते हैं। एक खेत में कम से कम 4 फसल हम ले, कम से कम। क्यों कि पानी जो है, बारिश जो है, कभी गिरती नहीं,
कभी गिरती है, कभी कम गिरती है, कभी ज़्यादा गिरती है। तो ये 4-5 फसल लेने से कैसी भी बारिश हुई तो 3 फसल, 4 फसल, 2 फसल अपने पल्लों में गिरती है। पानी, खाद और ज्यादा उपज देने वाले बीजों से ज्यादा लाभ लेने के लिए इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग को भी अपनाया। इंटरक्रॉपिंग में एक ही समय में 2 फसलों को एक साथ बोया जाता है। हर फसल को मौसम, तापमान, मिट्टी, खाद और पानी की जरूरत अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अधिक गहराई में बोई जाने वाली फसल और कम गहराई में बोई जाने वाली फसलों को एक साथ बोया जा सकता है। जैसे सरसों के साथ मटर या चने की फसल बोई जा सकती है। मल्टीपल क्रॉपिंग में एक ही मौसम में एक से अधिक फसलों की पैदावार की जाती है, जैसे प्याज, टमाटर और गेंदे के फूल। देसी धान 150 से 180 दिनों में तैयार होती थी, वहीं उन्नत किस्म की धान सिर्फ 100 दिनों में तैयार हो जाती है। और इस प्रकार किसान एक ही खेत में और कम समय में एक फसल की पैदावार 2 बार प्राप्त कर सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी लागत आई और कितनी बचत हुई। मल्टीपल क्रॉपिंग में सरसों के साथ चना, अरहर और कपास लगाई जा सकती है। मकई के साथ चना, कपास और गेंदे के फूल लगाए जा सकते हैं। सहकारी संस्थाएं इस संबंध में पूरी जानकारी देती हैं ताकि किसान इन्हें अपनाकर जमीन की उपजाऊ शक्ति को किसी तरह भी कम ना होने दें। इसी के साथ साथ ये संस्थाएं ऋण आदि की सुविधाएं दिलाती हैं ताकि किसान खाद और उर्वरक खरीद सकें। किसानों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों के साथ उनकी बात कराई जाती है ताकि उन्हें सब बातों की भली भांति जानकारी हो। और पालवे जी के सामने अन्य किसानों ने अपनी समस्या को रखा कि वो अपनी फसलों को हानिकारक कीटों से कैसे बचा सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनसे मित्र कीट भी नष्ट हो जाते थे, जो कि फसलों के लिए जरूरी हैं। इसके लिए निम्बोलिक आर्क की विधि तैयार की गई, जो कि जैविक कीटनाशक है। अगर ये ज्यादा बढ़ भी जाए तो नुकसान नहीं होता, जबकि रासायनिक खाद की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। इनका उपयोग कर इन्होंने फसलों को न केवल हानिकारक कीटों से बचाया, बल्कि फसल के लिए मित्र कीटों को भी बचाने में सफल हुए। बायो कीटनाशक उन्हीं कीटों को मारते हैं जिनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोतों जैसे फल, सब्जियों से बनाए जाते हैं, जो असरदार होने के साथ साथ अपना काम करने के बाद तुरंत प्रकृति में घुल जाते हैं। बायो कीटनाशक का ट्राइकोडर्मा नाम का कीटनाशक एक असरदार उदाहरण है। ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस है जो कि मिट्टी पर असर करता है। फसलों में फुंगी लग जाने से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ट्राइकोडर्मा कीटनाशक ने इस समस्या से किसानों को मुक्ति दे दी है। सुभाष गोविंद पालवे किसानों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करने में सबसे आगे रहते हैं। किसानों का ऐसा मानना है कि कोई भी कठिनाई हो, ये उसे चुटकी भर में दूर कर देते हैं। बात चाहे ऋण लेने की हो या सहकारी संस्थाओं में भागीदारी की हो या किसी नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हो, ये किसान बोडवाड़ विकास सेवा संस्था की सहायता से अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं। ग्राम पंचायत में भी अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं और सभी मिलजुल कर हल निकालते हैं। पाटिल जी और सुभाष जी ने परंपरागत खेती में बदलाव लाकर, जल संचयन के तरीके अपनाकर और जैविक खाद का इस्तेमाल कर इस बात का एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि हम कम लागत में भी अच्छी खेती कर सकते हैं। इनका मानना है कि हमें 1 और 3 के अनुपात से खेती करनी चाहिए। मतलब ये कि 1 रुपया खर्च कर हम 3 रुपए कैसे कमा सकते हैं, हमें ये सोचना होगा। पाटिल जी और सुभाष जी ने यही सोचकर अपनी खेती की है और मुनाफा कमाया है। ये लो और बताओ
बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। प्याज, कौन नहीं जानता प्याज को। मसालों का ये सरताज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सर्वत्र पाए जाने वाले इस तीक्ष्ण पदार्थ को इसके प्रचलित नाम प्याज के अलावा इसे संस्कृत में पलांडू, बंगाली में प्याज, गुजराती में डुंगरी, पंजाबी में गंडा, अंग्रेजी में ऑनियन तथा मराठी में कांदा नाम से भी जाना जाता है। मौसम के हिसाब से देखें तो प्याज के कुल उत्पादन का 20% हिस्सा अक्टूबर-नवंबर में उपलब्ध होता है। जनवरी-फरवरी में भी 20% हिस्सा बाजार में आता है और बाकी 60% प्याज गर्मियों में अप्रैल से मई के दौरान बाजार में आता है। लेकिन भरपूर उपलब्धता के कारण बाजार में इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए बड़े पैमाने पर प्याज का भंडारण अनिवार्य है। जून से लगभग नवंबर तक देश के बाजारों में भंडारित प्याज ही बिकता है। इसलिए देश में लगभग 20 लाख टन प्याज भंडारित करने की जरूरत होती है। खुदाई के बाद प्याज की सार संभाल, भंडारण और बाजार में बिक्री के दौरान कुल उपज का लगभग 40 से 45% हिस्सा किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाता है। भंडारण के दौरान प्याज को कई प्रकार के नुकसान झेलने पड़ते हैं। वैज्ञानिक ढंग से भली प्रकार सार संभाल और भंडारण न होने के कारण प्याज की ये बर्बादी एक चिंताजनक विषय है। आमतौर पर माना जाता है कि प्याज की बर्बादी रोकने के उपाय खुदाई के बाद शुरू होते हैं, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। प्याज की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय प्याज की फसल बोने के साथ ही करने पड़ेंगे। सबसे पहले उपयुक्त किस्मों का चयन। अलग अलग किस्मों में भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान में 20 से 60% तक की विविधता देखी गई है। आमतौर पर हल्की लाल किस्मों जैसे N241, एग्रीफाउंड लाइट रेड और अर्का निकेतन की भंडारण क्षमता सबसे अधिक देखी गई है। गहरी लाल, पीली और सफेद किस्मों की भंडारण क्षमता अधिक नहीं होती। इसलिए यदि प्याज का लंबे समय तक भंडारण करना हो तो गहरी लाल किस्मों जैसे N53 और एग्रीफाउंड डार्क रेड को रबी मौसम में नहीं लगाना चाहिए। फसल का मौसम भी सुरक्षित भंडारण पर असर डालता है। रबी का प्याज, जिसकी अप्रैल मई में खुदाई की जाती है, भंडारण के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। अक्टूबर, नवंबर या जनवरी फरवरी में खरीफ और पछेती खरीफ के दौरान ली गई प्याज की फसल भंडारण में लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अच्छे भंडारण के लिए प्याज की फसल को सही समय पर और संतुलित मात्रा में उर्वरक देना आवश्यक है। कैल्शियम, पोटाश और सल्फर देने से प्याज की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। बेहतर भंडारण और अधिक आमदनी के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश
और 50 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की गई है। बेहतर भंडारण के लिए सही समय पर सिंचाई जल की मात्रा तथा गुणवत्ता का विशेष महत्व है। फसल तैयार होने पर अधिक सिंचाई नुकसानदायक हो सकती है। अधिक सिंचाई से पौधे के तने मोटे हो जाते हैं, जिससे कटाई के बाद गर्दन के खुले भागों से रोगाणुओं के प्रवेश के कारण ये कंद भंडारण में अधिक सड़ते हैं। हमारे देश में प्याज का भंडारण कच्चे या कम हवादार भंडार गृहों में किया जाता है। प्याज उत्पादक क्षेत्रों के किसानों ने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भंडार गृहों का निर्माण किया है। इन भंडार गृहों में अनेक प्रकार की कमियां हैं, जिससे भंडारण के दौरान नुकसान अधिक होते हैं। इन भंडार गृहों पर किए अनुसंधान को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र ने अनेक प्रकार के भंडार गृहों का निर्माण तथा मूल्यांकन किया है। इनमें कुछ बातें खास ध्यान रखने की हैं। भंडार गृह ऊंचे तथा हवादार स्थान पर बनाने चाहिए। भंडार गृह के आसपास पानी का स्रोत तथा घास झाड़ियां आदि नहीं होनी चाहिए। दीवारें तथा फर्श लकड़ी या बांस की पट्टियों के बनाने चाहिए तथा पट्टियों के बीच में 1 इंच का अंतर होना चाहिए। छत एस्बेस्टस की चादरों, खपरेल या सरकंडे की बनानी चाहिए। भंडार गृह की छत कम से कम 3 फुट बाहर निकली होनी चाहिए, ताकि बरसात की बौछार अंदर नहीं घुस सके। 2 कतार वाले भंडार गृह पूर्व से पश्चिम दिशा में बनने चाहिए, जबकि 1 कतार वाले भंडार गृह उत्तर दक्षिण दिशा में बनाने चाहिए। केंद्र द्वारा विकसित विभिन्न भंडार गृहों के मूल्यांकन से हवादार फर्श वाले 2 कतार वाले, कम लागत वाले तथा मिट्टी के प्लास्टर वाले भंडार गृह अधिक लाभदायक पाए गए। हवादार फर्श वाले भंडार गृहों की संस्तुति राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नासिक तथा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी ने की। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र ने इन भंडार गृहों में सुधार किया। इस प्रकार के भंडार गृहों की क्षमता 25 से 50 टन तक रखी जा सकती है। इस प्रकार के भंडार गृह में भंडारण की लागत लगभग 30 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। कम लागत वाला हवादार फर्श वाला भंडार गृह। इस प्रकार के भंडार गृह छोटे तथा मंझोले किसानों के लिए उपयुक्त है। इनकी बनाने की लागत कम आती है तथा इनकी क्षमता 5 से 10 टन रखी जा सकती है। इनकी छत गन्ने की पत्तियों या सरकंडे की बनी होती है। दीवारें व फर्श बांस की पट्टियों के बनाए जाते हैं। इनमें भंडारण की लागत लगभग 20 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। मिट्टी के प्लास्टर वाला हवादार फर्श वाला भंडार गृह। इस प्रकार के भंडार गृह में पश्चिम की दीवार में नीचे की तरफ हवा आने तथा पूर्व की ओर की दीवार में ऊपर की तरफ हवा के जाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है। पश्चिम की ओर की दीवार में नीचे की तरफ हवा के प्रवेश के नियंत्रण के लिए दरवाजे लगाए जाते हैं, जिन्हें गर्म हवाओं तथा नमी को अंदर जाने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भंडार गृह का फर्श हवादार बनाया जाता है तथा बाहरी दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है, जो तापमान को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार 25 से 50 टन क्षमता का बनाया जा सकता है। इनमें भंडारण की लागत 35 पैसा प्रति किलो प्रति वर्ष आती है। शीत गृह में भंडारण। प्याज को 0 से 2 अंश सेल्सियस तापमान तथा 65 से 70% नमी पर 8 से 10 माह तक भंडारित किया जा सकता है। लेकिन शीत भंडार से बाहर निकलने पर प्याज तेजी से अंकुरित होते हैं। प्याज को भंडारण से पूर्व गामा विकिरण से उपचारित करने से
प्याज में अंकुरण की समस्या समाप्त हो जाती है तथा प्याज अधिक समय तक टिके रहते हैं। शीत भंडारण में भंडारण की लागत लगभग 120 पैसे प्रति किलोग्राम प्रति 4 माह आती है, जो अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु निर्यात या अन्य अधिक मूल्य पाने वाली दशाओं के लिए शीत भंडारण लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित इन भंडार गृहों में कृषकों तथा व्यापारियों ने अच्छी रुचि दिखाई है। कई किसानों ने केंद्र के निर्देशन में भंडार गृहों का निर्माण किया है। मी पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने कांदा साठवणूक करत होतो, त्यामध्ये कांदा सडण्याचं प्रमाण खूप असायचं। राजगुरुनगरच्या कांदा लसूण संशोधन केंद्राच्या शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ही सुधारित चाळ बांधली। यामध्ये खालच्या बाजूने 1 ते 1.5 फूट उंच मोकळी जागा सोडलेली आहे। या छपराची वळचण 1 फूट मी लांबवलेली आहे आणि कांदा साठवणुकीमध्ये कांद्याची उंची ही 4.5 ते 5 फूट आणि रुंदी 4 फूट ठेवलेली आहे। या सर्वांचा परिणाम म्हणून या ठिकाणी हवा खेळती राहिलेली आहे आणि कांदा सडण्याचं प्रमाण खूप कमी झालं। लहसुन एक अन्य प्रमुख मसाले वाली फसल है, जिसका भारतीय घरों में प्रचुर उपयोग होता है। इसमें अनेक औषधीय गुण भी हैं। सही ढंग से भंडारण से लहसुन के नुकसानों को घटाकर 10 से 15% तक किया जा सकता है। प्याज और लहसुन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके अनेक मूल्यवर्धक उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जैसे प्याज और लहसुन का फ्लेक्स या पाउडर और पेस्ट। प्याज की खेती से बेहतर मुनाफा कमाने के लिए आवश्यक है कि इनका वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए भंडार घरों में कुशल भंडारण किया जाए। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। केंद्र द्वारा विकसित तकनीकों ने प्याज की खेती करने वाले किसानों का जीवन खुशहाल कर दिया है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।